नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिल्ली से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर राम कृष्णा जी हैं। इसके अलावा बिहार से बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं और दिल्ली से ही सीनियर जर्नलिस्ट चंदन यादव जी हैं। आज अपने घर पर हैं, भागलपुर में हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत जय सिया राम से करते हैं। क्योंकि आज बड़ा दिन है और आज 500 वर्षों का संघर्ष खत्म हुआ है। लेकिन चूंकि बात हमें बिहार की करनी है, तो आप सभी पैनलिस्ट से हम चर्चा करना चाहते हैं प्रशांत किशोर के दावे की। प्रशांत किशोर देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि आजकल यह काम उन्होंने छोड़ दिया है। अब वे बिहार को समर्पित किए हुए हैं। जन सुराज अभियान चला रहे हैं, पार्टी बनाने की बात भी हो रही है, चुनाव लड़ने की बात भी हो रही है। देखिए, ये वो प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने 2014 में मोदी का साथ दिया। बात बिगड़ी सरकार बनने के बाद तो 2015 में नीतीश कुमार के साथ हो गए। वो नारा भी हमें और आपको याद होगा, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने आज अपने को समर्पित कर रखा है बिहार में और कह रहे हैं कि 10 वर्षों का मेरा संघर्ष होगा, 10 वर्ष में बिहार को बदल लेंगे, जात पात खत्म हो जाएगा और बिहार को वो सत्ता मिलेगी जो अपने बारे में सोचेगी, अपने भविष्य के बारे में सोचेगी। वे बिहार के तमाम नेताओं पर हमलावर हैं, लालू यादव को भी कोसते हैं, नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हैं, मोदी को भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो बड़ा दावा कर रहे हैं, वे यह कह रहे हैं, देखिए मैंने फिर से कहा कि इन्होंने नारा दिया था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में लिख लीजिए, मैंने अब तक जितनी चुनाव की भविष्यवाणियां की हैं वह सही हुई है और यदि ये गलत हुई तो मैं बिहार की जनता से माफी मांग लूंगा कि नीतीश कुमार समाप्ति की ओर है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 2024 में 5 सीटें भी नहीं मिलने वाली है, मतलब मैक्सिमम 5 तक पहुंच सकते हैं। और यदि बीजेपी को भी हिम्मत है तो वह अपने साथ नीतीश कुमार को लड़ाकर देख ले, नीतीश कुमार की सीटें 5 ही होगी। तो बड़ा सवाल, नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा जाता है कि बिहार में वे चेहरे हैं जो जिधर रहते हैं सत्ता उसी को नसीब होती है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर संजय कुमार के पास चलेंगे, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास। बिहार की हर बात को समझते हैं, रोज बहस मुबाहिसे में हिस्सा लेते हैं। संजय जी, प्रशांत किशोर के इस दावे में कितना दम देख रहे हैं जबकि 2024 का चुनाव सामने है? देखिए, इस बात में तो सच्चाई है कि प्रशांत किशोर जमीनी हकीकत को अभी समझ रहे हैं। ठीक है, वो गांव-गांव दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं और लोगों के मन मस्तिष्क को वो बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। और नीतीश कुमार जी को लेकर के जो उनके जो कमेंट्स हैं कि क्या नीतीश कुमार जी ने बेरोजगारी दूर किया, क्या नीतीश कुमार जी ने लोगों को शिक्षा दी, क्या नीतीश कुमार जी ने पलायन पर कहीं से प्रतिबंध लगाया, पलायन रुकी, और बाद में जाकर के कोरोना के कालखंड को उन्होंने कहा कि जो उन्होंने जो संवेदनहीनता दिखाई, 1 महीने तक कमरे में बंद रहे और बिहार के लोग भटकते रहे, कुछ कोई बसेज तक नहीं दी गई, और फिर वहां से आकर के वो निकलते हैं और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी तो इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि बिहार की उनको कोई चिंता ही नहीं है। शराबबंदी को लेकर के इन पर सवाल उठा रहे हैं, मतलब कि जितने भी तरह के सवाल उठा रहे हैं, इन सवालों को लेकर के वो कहते हैं कि जनता के बीच में एक गुस्सा है नीतीश कुमार के और उस गुस्से का परिणाम इनकी पार्टी को झेलनी पड़ेगी। और वो कोरिलेट करते हैं बंगाल के चुनाव से कि मैंने बंगाल में भविष्यवाणी की थी कि 100 सीटें भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी और 77 पर सिमट कर। ठीक है, वो एक अच्छे सेप्टोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एक उनका अनुभव हो सकता है, जमीनी हकीकत से वो चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में भविष्यवाणी जैसी कोई चीजें चलती नहीं। मैं इससे भी सहमत हूं कि वो कहते हैं कि जो अर्थमेटिक होता है वो अर्थमेटिक केमिस्ट्री नहीं बन पाती है,
या वो कभी-कभी वो अर्थमेटिक जो दिखता है, वास्तव में जमीनी स्तर पर वो होता नहीं है, वो वोट ट्रांसफर पार्टियां नहीं करा पाती है। मैं उनके सारे तर्क से सहमत हूँ, जी लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि राजनीति में कुछ चीजें होती है बैकग्राउंड में और कुछ तत्काल घटनाएं होती हैं, तात्कालिक परिस्थितियां होती है। चलो जी चुनाव के 10 दिन पहले तो वातावरण कुछ था, 10 दिन पहले कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई, कोई ऐसा इशूज आ गया, कोई ऐसी चीजें हो गई, और चीजें जिसको कहते हैं बिहारी भाषा में वोट पलटना, कि वो चीजें पलट जाती है और फिर एक तरफा हो जाती है, ये हो जाती है। तो नीतीश कुमार चाहे गठबंधन में भी रहे, एनडीए के साथ जाए, या अभी जिस गठबंधन में है उस गठबंधन में रहे, मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी दावे कर रहे हैं कि वो 5 पर सिमट जाएंगे, मुझे उनकी कोई अर्थमेटिक समझ में नहीं आती। चूंकि ठीक है, माफी मांग ले न माफी मांगे, राजनीति में कहा जाता है कि हाँ, जब मैं बोल रहा था उस समय परिस्थितियां ऐसी लग रही थी, चुनाव के वक्त में कुछ ऐसी स्थितियां हो गई जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जी देखिए, आज सच्चाई को तो हम और आप स्वीकार करेंगे, सारे पैनलिस्ट इसको स्वीकार करेंगे कि जो बिहार का जो ताना बाना बुना जाता है चुनाव में, उसमें जाति एक सच्चाई है, उसके इर्द गिर्द चीजें होती हैं, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। दलित हो, अति पिछड़ा हो, अगड़ा हो, जिन चीजों में भी उनको प्राप्त हो, जो एक धार्मिक जो ध्रुवीकरण होता है, इस सच्चाई को भी हम लोग मानते हैं। नीतीश कुमार इस मामले में बड़े ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, अपने तरफ से कभी कोई ऐसी प्रतिक्रियात्मक वो बात नहीं बोलते हैं जिसकी वजह से किसी भी वर्ग में कोई गुस्सा हो नीतीश कुमार को लेकर के, वो अगड़ा हो, जी पिछड़ा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, एक कोई प्रतिक्रियात्मक बात ये नहीं बोलते हैं। ठीक है, इनके लोग बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कभी नहीं बोलते हैं। तो गठबंधन में होंगे, चुनाव में जाएंगे, अब इनके इश्यूज क्या होंगे, क्योंकि नेतृत्व के तौर पर नीतीश कुमार अपने को एक स्थापित चेहरा के तौर पर बिहार में स्थापित कर चुके हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि इनको खारिज कर दिया गया, अब इस चेहरे की विश्वसनीयता नहीं रही, मैं मान जी भी लिया कि विश्वसनीयता नहीं है, फिर कौन? अगर नीतीश कुमार के चेहरे की विश्वसनीयता नहीं है, तो फिर बिहार में 5 चेहरे का नाम बता दे जिन्होंने विश्वास भरोसा दिलाया है लोगों को कि भाई ये विश्वासी चेहरा इनके काउंटर में खड़े हो गए हैं, इसलिए नीतीश कुमार को खारिज कर दिया गया। दूसरी जी चीज, नीतीश कुमार जी को बदला है बिहार को, ठीक है, उसके कालखंड को कहते हैं कि हाँ हाँ, ये जो पहला कालखंड था 2005 से 10 का, वो इनका बेहतर था, और इन्हीं के कालखंड को जब से तुलना की जाती है तो कहा जाता है कि नहीं, क्राइम पर भी इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, करप्शन पर भी कंप्रोमाइज कर लिया, जो कहते थे कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, इनकी यूएसपी नहीं रही, मान भी लिया। लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार की जगह पर आप बताएंगे ना कि हाँ, नीतीश कुमार को किनारे कर दीजिए, इनकी जगह पर ये अल्टरनेटिव होंगे। तो नीतीश कुमार जी अगर गठबंधन में जाएंगे, एक अर्थमेटिक बनेगी, और अर्थमेटिक जब बनेगी और इशूज को लेकर के जब लोगों के साथ ये कनेक्ट होंगे, तो अभी कुछ भी कह देना प्री मैच्योर्ड होगा, इनको खारिज कर दिया जाएगा, इनको 5 सीटें भी नहीं आएगी। तो 5 सीटें आएगी या नहीं आएगी, ये तय कौन करेगा? हम तय करेंगे, प्रशांत किशोर तय करेंगे, या जनता तय करेगी? तो जनता तय जनता करेगी। को क्या कनेक्ट होती है, ये अभी कह देना, या प्रशांत किशोर जी जिस बात का दावा कर दे रहे हैं, शायद वो प्री मैच्योर्ड होगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है, चुनावी समझ उनको हो सकती है, लेकिन जनता की नब्ज की भी समझ हो, और वो भावनात्मक मुद्दे की भी समझ हो कि वह इमोशनल इशू लोगों को टच करेगा और इसकी वजह से कोई पार्टी जीत जाएगी, कोई पार्टी हार जाएगी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। थोड़ा और वक्त आने दीजिए, तब हम लोग बेहतर और बता पाएंगे कि नीतीश कुमार जी चलिए की ठीक है, पार्टी की क्या संजय स्थिति। जी आप सहमत नहीं है कि नीतीश कुमार 5 पर ही सिमट जाएंगे। चलिए अब चलते हैं डॉक्टर कुमार राम कृष्णा जी के पास। कुमार राम कृष्णा जी का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, राजनीति को समझते हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं। और रामकृष्णा जी आप बताइए कि जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं, देखिए जो संजय जी ने बात कही, बिहार में भी जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो हमने भी कई बार ये देखा है कि लोग 3 मिनटों की बातचीत में 2 मिनट 50 सेकंड तक
नीतीश कुमार को कोसते हैं, लेकिन अंतिम 10 सेकंड में यह सवाल पूछ देते हैं कि नीतीश नहीं तो फिर कौन? यह सवाल तो फिर खड़ा हो जाता है, जिधर संजय जी इशारा कर रहे थे। तो डॉक्टर कुमार रामकृष्णा जी, आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली की सरगर्मी को भी समझते हैं, बिहार के सियासी तूफान को भी समझ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार इतने गौन हो गए हैं, इतने महत्वहीन हो गए हैं, इतने उनकी शक्ति में इतना ह्रास हो गया है कि वे 5 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएंगे गठबंधन में रहते हुए? डॉक्टर साहब। ज्ञानेश्वर जी, आपके सवाल से हम सहमत नहीं है, जिसमें आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं तो और कौन। जी। यहाँ पे सवाल है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो और कौन। 2024 का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार उस पिक्चर में नहीं है कहीं पे भी। जी। चाहे बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं पे भी चले जाइए। हम पूरा थ्रू आउट कंट्री की बात कर रहे हैं। या तो आप मोदी के कार्यकलाप से सहमत हैं या आप असहमत हैं। दो में से एक ही चीज होनी है। जी। और नीतीश कुमार, आप असेंबली इलेक्शन में आप बात कर सकते हैं कि अगर अगर इलेक्शन हो रहा है स्टेट के चीफ मिनिस्टर, जी जी, उधर भजन स्टेट के लिए अगर इलेक्शन हो रहा है तो आप उसमें बात कर सकते हैं कि नीतीश कुमार नहीं तो और कौन। 24 में सवाल है नहीं, 24 में सीधी सवाल है कि मोदी नहीं तो कौन, सीधा। अब बात रहा कि प्रशांत कुमार की, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, सेफोलॉजिस्ट है, सेफोलॉजिस्ट भी कभी कभी चल जाता है, कभी कभी बुरी तरीके से फेल भी हो जाता है। वो बंगाल का एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन पिछला बार जब यूपी में इलेक्शन हुआ और बसपा, सपा, कांग्रेस, आरएलडी सारे मिल करके लड़ी तो क्या दुर्गति हो गया, वो भी आप देख रहे होंगे। पंजाब के इलेक्शन में भी वही थे, पंजाब का क्या रिजल्ट आया वो भी आप देख रहे होंगे। तो ये सब चीजें सिचुएशनल होती है। हमने पंजाब में तो कहते अमरिंदर जी को जिता दिया था। कोई बात नहीं, यूपी में भी तो थे वही, नहीं पंजाब के बाद भी तो हुआ था। मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रशांत कुमार जो इशू उठा रहे हैं उस इशू में दम है, उस इशू में दम है। आप प्रशांत किशोर के जो भी है इशू, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। लेकिन सवाल है उस इशू जो रेज कर रहे हैं उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सवाल है कि नीतीश जी को 5 सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है, ये साधारण सवाल नहीं है। और देखिए बड़ा सवाल इसलिए है कि नीतीश कुमार, ये फैक्ट है कि 2013 के पहले के नीतीश कुमार और 2013 के बाद के नीतीश कुमार, इन दोनों में काफी फर्क आ गया। अब तक वो 3 बार अपना गठबंधन बदल चुके हैं, पहले आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ। लेकिन 2019 में आए तो एनडीए को 39 सीट मिल गई, ये भी ध्यान रखना होगा। कोई बात नहीं, वो तो हम ध्यान रख रहे हैं, 39 सीटें मिल गई जी। लेकिन वो आए क्यों? आए इसीलिए आए थे कि उनका भी सीट बढ़ जाए। नहीं अगर आए होते तो शायद पता नहीं उनको उतना सीट मिलता कि नहीं मिलता। आप ये भी तो आप बोल सकते, दूसरी बात भी तो आप बोल सकते हैं। तो बार बार बीजेपी क्यों घुटने टेक देती है? नहीं, बार बार बीजेपी भी घुटना टेक, देखिए राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, यह फायदे का सौदा होता है जी। यहाँ हर चीज फायदे के लिए देखा जाता है। जब शिवसेना कांग्रेस के साथ जा सकता है, शिवसेना ओवरनाइट सेकुलर हो सकता है, शिवसेना के लोग सभी के साथ उठ बैठ सकते हैं, तो इस देश में कुछ भी संभव है। तो इसलिए पॉलिटिक्स में देखिए, तो आप तो ये भी कह सकते हैं जब बीजेपी पीडीपी के साथ समझौता कर सकती है, महबूबा मुफ्ती के साथ समझौता कर सकती है, तो सही बात बता रहे हैं जी। कोई भी दूध, हम वही बात आपसे बता रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अब आजकल एक लिमिटेड कंपनी हो गया हुआ है और ये नेता सब सीईओ हो गए हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा कंपनी डूब जाए, और कंपनी हमेशा फायदे और घाटे के सौदे पर चलाया जाता है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, नीतीश चाहे बीजेपी के साथ जाए या आरजेडी के साथ जाए जी, क्रेडिबिलिटी खोने का यह मतलब होता है कि पिछला आपने इलेक्शन में देख लिया होगा, जब स्टेट के लिए इलेक्शन हुआ था, बीजेपी बहुत सारा वोट अपना ट्रांसफर नीतीश कुमार को नहीं करवा सकी और इसलिए 43 पे आ गए। थोड़ा सा परसेंटेज और गड़बड़ाता तो हो सकता और भी साफ हो जाते। ट्रांसफर नहीं करा पाए, सवाल पासवान के बहाने खेल दी। वो ऐसे ही होता है, राजनीति में ऐसा ही होता है, कोई ना कोई एक बहाना चाहिए आपको। अगर वो आरजेडी के साथ भी जा रहे हैं तो नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा डर यही है कि आरजेडी का वोट इनको ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप यूपी इलेक्शन का उठा करके देख लीजिए कि मायावती का वोट ट्रांसफर तो हो गया थोड़ी बहुत सपा में, सपा का थोड़ा बहुत भी बसपा में ट्रांसफर नहीं हुआ, और हालत हुई कि यूपी में बसपा साफ हो गई। डॉक्टर साहब देखिए, आप कह रहे हैं यूपी की बात कर रहे हैं, यदि सपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो मायावती 10 सीटें नहीं जीत लेती। बात तो वहां ये थी कि बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, सपा का नुकसान हो गया।
सपा का, आप ही की बात हम मान गए, सपा का वहां पे नुकसान हो गया, बसपा 10 सीटें जीत गई, अब बसपा बोलती है हम नहीं जाएंगे। तो आजकल के तारीख में जो आप बोल रहे हैं कि लालू और नीतीश मिल गए या नीतीश या बीजेपी मिल गए तो एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हो जाएगा, हमको नहीं लग रहा है। हमको लगता है कि वो दौर अब चला गया, बिल्कुल वो दौर चला गया। और अब वोट कोई भी आदमी वोटिंग करेगा तो वही होगा कि मोदी को या तो लाना है या मोदी को हटाना है। लेकिन आज के तारीख में, क्योंकि आज के बाद आपके इलेक्शन का एजेंडा भी लगभग सेट हो चुका है। अच्छा, और ये माहौल आपको देखना है तो हम तो दिल्ली में देख रहे हैं, गांव में भी फोन किए, कल बहुत सारा बिहार के डिस्ट्रिक्ट में फोन किए, पता चला कि छोटा छोटा मंदिर से लेकर के घर पे लेकर के पूरा माहौल ही बदल गया हुआ है। तो एक तरीके से एजेंडा भी लगभग आज से नरेंद्र मोदी जी सेट कर चुके हैं। अब सवाल है कि उससे कितना इम्पैक्ट होगा। हम ये तो नहीं बोल रहे भगवान राम पे होगा, लेकिन एक माहौल जो है एक बदला हुआ है जी। वो देखिए, राम के नाम पे नहीं हो, विकास के नाम पे तो करेंगे ना, आप किसी और चीज के तो नाम पे आप करेंगे ना। सवाल है आप क्या लेकर के इलेक्शन में जाएंगे। आप याद कीजिए 13 से पहले 2 वर्ड बहुत इस्तेमाल होता था, सेकुलर और कॉम्युनल। हर बात में लोग बोलता था कि फलाना पार्टी कॉम्युनल है, फलाना व्यक्ति कॉम्युनल है, हम सेकुलर है। आज के तारीख में तो उल्टा हो गया, कोई कॉम्युनल वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कोई भी पार्टी तैयार ही नहीं है। गलती से भी नहीं बोल रहा कि फलाना जी। अब है कि सनातन विरोधी है, सनातन विरोधी। डर से कोई कॉम्युनल शब्द का इस्तेमाल कोई कर रहा हो नेता तो हमको बता दीजिए, पिछला 5-7 साल 10 साल से बता दीजिए। लोग कॉम्युनल शब्द भूल गए, अब आरोप लगाना भूल गए कि फलाना कॉम्युनल, फलाना पार्टी कॉम्युनल। अब तो उल्टा हो जा रहा है। फिर बात एजेंडा सेट हुआ विकास के ऊपर, फिर विकास के ऊपर कोई टिक नहीं पा रहा है। हर आदमी बोलता है कि अपने अपने ढंग से विकास, ठीक है नीतीश कुमार का भी कंट्रीब्यूशन है, बिहार के विकास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अकेला नहीं है, अकेला नहीं है, एलआई के साथ उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो अकेला वो भी नहीं ले सकता। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार के लिए थोड़ा मुश्किल है। आरजेडी गेन करेगी, मैं बता रहा हूं आपसे, आरजेडी गेन करेगी बीजेपी, लेकिन नीतीश कुमार के लिए जो बात है, ये फैक्ट है कि वो किसी के साथ चले जाए, बीजेपी के साथ जाए या आरजेडी के साथ जाए, उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत 2024 के इलेक्शन में तो है। नहीं, इसका आशय ये है कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यदि बीजेपी ने भी अपने साथ नीतीश कुमार को ले लिया तो तब भी नीतीश कुमार की सीटें 5 से अधिक नहीं होगी। तो ऐसे में तो आप भी हम मान रहे हैं कि बीजेपी ने यदि नीतीश कुमार को साथ किया तो नुकसान बीजेपी को होगा और फायदा आरजेडी को होगा। कुछ भी हो, आप सही बता, हम तो बोल रहे कि आरजेडी पहले की अपेक्षा कुछ गेन किया बिहार में, या जो भी उसका रीजन हो। कैडर देखिए, लालू यादव सत्ता में नहीं है, लेकिन कैडर कमा नहीं है, उनका परसेंटेज ऑफ वोट माइनर परसेंटेज गिरा है, यानी कि पूरा 32% से एक बार 15% पे आ गया, 14%। उनका जो वोटर है वो इंटैक्ट उनके साथ रहा है, पिछला 15-20 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, थोड़ा बहुत परसेंटेज मिलेगा। तो समझना चाहते हैं, चंदन जी से समझेंगे और भी इस पर कि आप कह रहे हैं कैडर वोट डिस्टर्ब नहीं हुआ है, और आप ये भी कह रहे हैं कि कल से और आज से पूरे देश का माहौल एजेंडा सेट हो गया। तो क्या आप मानते हैं, मुसलमानों की बात हम नहीं करते, यादव जो हैं अब भी जब देश राममय हो रहा है लालू यादव को ही वोट करेंगे, भगवान राम के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, क्या ये मान रहे हैं आप? देखिए, आरजेडी का जहां कैंडिडेट होगा वहां तो यादव लोग वोट कर देंगे, लेकिन जहां आरजेडी का कैंडिडेट नहीं होगा वहां आरजेडी वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाएगा यादव से भी, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। तो यादव दे देंगे बीजेपी को वोट? वहां दे देंगे, बिल्कुल देंगे, आप जाके पता कर लीजिए। आप अब वो पहले वाली बात नहीं रही। नहीं तो अगर आप बता दीजिए नित्यानंद राय इलेक्शन हार जाएंगे क्या? मैं अभी से पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं कि यादव कैंडिडेट और यादव नेता बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ भी यादव नेता है, यादव कैंडिडेट है, हर पार्टी साथ है, क्योंकि यादव का भी 6-7 सीटें लगभग यादव लोग जीतता है। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही बीजेपी में ऐसा होने वाला है कि यादव कैंडिडेट नहीं होगा। यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव और अशोक यादव, 3 यादव। वही मैं बता रहा हूं, वही लोग जीते हैं, 2-2 बार जीते हैं, एक बार नहीं 2-2 बार रामकृपाल यादव जीते हैं, 2-2 बार नित्यानंद राय जीते हैं। तो ये आप नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा किसी भी कास्ट का वोट किसी पर्टिकुलर पार्टी में चला जाएगा। चलिए चंदन यादव जी के पास आते हैं। चंदन यादव जी, देखिए डॉक्टर संजय कुमार जी ने कहा कि अभी वक्त है समझने में, और डॉक्टर कुमार श्री रामकृष्णा कह रहे हैं वक्त कहां, देश का एजेंडा सेट हो चुका है, और बिहार में नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है वह घटी है, और नीतीश कुमार के नाम पर मिलने वाला वोट ह्रास हुआ है, और वे चाहे जिस महागठबंधन में रहें नुकसान होना है। नीतीश कुमार की सीटें प्रशांत किशोर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। और दूसरी बात चंदन यादव जी,
आप समाज को भी समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं, दोनों के गणित और रसायन को समझते हैं। डॉक्टर कुमार रामकृष्णा ने कहा कि देश का जो मूड है उसमें यदि नीतीश कुमार महागठबंधन में रह जाते हैं तो आरजेडी के यादव उम्मीदवारों को यादव मत दे देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के उम्मीदवार को यादव मत नहीं मिलेगा और वह मत बीजेपी को मिल जाएगा। क्या समझ रहे हैं? अभी तो गांव में ही आप बैठे हैं, भागलपुर में बैठे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या समझ है आपकी? एक चीज मैं प्रशांत किशोर जी पे मैं आता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो आपने कहा कि ये छोड़ चुके हैं चुनाव सेफोलॉजी का काम। तो अगर ये सेफोलॉजी का काम छोड़ चुके हैं तो हम उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। अब चूंकि वो राजनीति कर रहे हैं तो अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनकी बातों को इतना उठाते क्यों हैं। आखिर वो अगर वो चुनाव अब सेफोलॉजी का काम करते नहीं है, वो अब जो है एक पार्टी बना के वो कर रहे हैं। अब वो दावा करते कि इतने राज्यों में, इवन 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री इन्होंने ही बनाया, प्रशांत किशोर जी ने। तो इसका मतलब है कि ये खुद ही अब पीएम और अगले पीएम और अगले सीएम यही खुद होंगे अब तो ये अब तो यही होना चाहिए ना प्रशांत किशोर जी को। देखिए, और एक चीज जो हुआ, जो बातचीत भी आई कि जाति। मैं दिल्ली में पिछले हफ्ते जब उदित राज जी से बात हो रही थी तो वो कहे कि ये प्रशांत किशोर जो है कोई उनकी बात नहीं करता है, कोई उदित राज की बात नहीं करता है, लेकिन प्रशांत किशोर एक उस जाति से आते हैं, उस मीडिया के सेक्शन से आते हैं। मीडिया इनको रोज रोज बिठा के ये हर चैनल पे आते हैं, हर चीज पे ये कहते हैं अरे भाई जब ये पार्टी बना चुके हैं, जब ये प्रचार कर रहे हैं, जब ये बिहार में चुनाव लड़ेंगे, ये तो एक कैंडिडेट हो गए ना, एक पार्टी हो गए ना, तो ये तो कहेंगे कि सब हार जाएगा, हम ही जीतेंगे। तो ये 10 साल का वक्त क्यों ले रहे हैं? जब ये 5 साल में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिए, ये क्यों नहीं 2025 में दावा करते कि ये खुद सीएम बन जाएंगे या खुद ये पीएम बन जाएंगे? इसका मतलब है कि मीडिया भी इनको जो है, जो जाति है वो एक सेक्शन है, जो मीडिया इनको आप हर चैनल पे इनको देख लीजिएगा, ये अब हम रोज कहे, अब उदित राज जी रोज कहते हैं कि जो उदित राज जी रोज कहते हैं कि बीजेपी हार जाएगी, उस पर चर्चा नहीं होती। कोई दूसरा पार्टी वाला योगेंद्र यादव को ले लीजिए, उससे बड़ा कोई सेफोलॉजिस्ट हुआ है? योगेंद्र यादव तो खैर देखिए जीत का मंत्र बता रहे हैं, लेकिन हम चंदन जी, हाँ नहीं सर हम यही कह रहे हैं, योगेंद्र यादव से बड़ा कोई सेफोलॉजिस्ट देश में नहीं हुआ। उस पे तो आदमी बिना जाति वाती हटके उनकी बात पे यकीन करता था। अब वो दूसरी पार्टी में, अब कांग्रेस में, अब वो कहते हैं कि हार जाएगी बीजेपी, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? लेकिन ये प्रशांत किशोर को मुझे लगता है कि ये सब कुछ एक वो है, प्लांट है, जो भी है, इनकी बात को उठा के कह दिए कि नीतीश सिमट जाएंगे 5 सीटों पर। भाई नीतीश जी ये कहते हैं कि नीतीश जी हमसे आके मिल के गए, 1 घंटा बैठ के गए, तो क्या नीतीश जी इनको बता के गए कि हम 5 सीट पे सिमट रहे? ये तो प्रशांत किशोर जी की विश्वसनीयता होगी। आगे आप सवाल जो उस पे आ रहे हैं समाज पे, सही बात है, एजेंडा सेट हो चुका है, जो रामकृष्ण जी कह रहे हैं कि एजेंडा सेट हो चुका है। लेकिन देखिए, अब वोटर जो है ना बिहार का बहुत जागरूक हो चुका है, अब वो इन सब में नहीं पड़ेगा, उनके मन में साफ है, वो अब जात पात नहीं देखता। और मैं तो पैनल में भी सबसे कहूंगा जात पात को हटाइए, जात पात से ऊपर उठ के सोचिए, कोई जात पात नहीं भगवान राम को देखेंगे, भगवान राम को देखेंगे। नहीं, अगर आपने मुझसे जाति को लेकर पूछा है तो मैं बताता हूं। अगर आप देखिए, मेरा नाम चंदन कुमार है, सर्टिफिकेट नाम, लेकिन आप चंदन यादव लिखते हैं, बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर यादव हूं मैं तो वंशज हुआ भगवान कृष्ण का, मैं वंशज हुआ भगवान का जी। चूंकि बात यादव जाति पे आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं, वैसे मैं इन सब चीजों में यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं वंशज हुआ भगवान कृष्ण का। अरे तो मुझसे बड़ा कौन धर्मी हो जाएगा देश में? यादवों से कोई बड़ा धर्मी हो जाएगा देश में? यादवों को कोई कहेगा कि तुम सर्टिफिकेट दो कि तुम सनातन हो कि नहीं, हिंदू हो कि नहीं? तो यादव इन सब चीजों से यादव बहुत ऊपर हैं। वो अपना पढ़े लिखे, वो देखेंगे कि जो कैंडिडेट उनके समाज का, देश का, राज्य का भला करेगा वो उनको वोट देगा। अब यादव देखिए हर पार्टी में है, ऐसा है नहीं कि बीजेपी में है या आरजेडी में, हर पार्टी में। लालू यादव, चंदन जी, लालू यादव कृष्णवंशी हैं, इसीलिए क्या उन्होंने कह दिया कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे? नहीं, अयोध्या क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, वो अपना जब जाना होगा जाएंगे अयोध्या। भाई अब जिसको जाना, हम आज तक नहीं गए, हम आज तक अयोध्या नहीं गए, जबकि हम आते हैं तो उधर से ही होते आते हैं। वो होता है अपना मन, वो तो जब बुलाते हैं भगवान तब जाते हैं। तो कहा जाता है ना कि भाई बुढ़ का बुलावा आता है
तभी आप जाते हैं। तो जब बुलावा आएगा ठीक है। नहीं, ये जवाब तो लालू यादव भी दे सकते थे कि जब बुलावा आएगा, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब वो तो लालू यादव जी बताएंगे ना, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मैं कैसे अच्छा, बताऊं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो बिहार में क्या नीतीश कुमार 5 सीटों पर सिमटेंगे, और जो दूसरी बात डॉक्टर रामकृष्णा जी ने कह दिया कि यादव भी जहां आरजेडी के उम्मीदवार होंगे वहां तो वोट कर देंगे, लेकिन जहां जेडी का उम्मीदवार गैर यादव होगा वहां भगवान राम के नाम पर बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। तो फिर ऐसे में तो नीतीश जी यादव के बारे में तो मैंने बता दिया, प्रशांत किशोर जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो जवाब एक बचा था वो बचा था इसके बारे में कि नीतीश कुमार 5 सीट पे सिमट जाएंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता नीतीश कुमार 5 सीट पे सिमटेंगे। उनकी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके आधार है। चाहे वो जिस तरह की चर्चा मतलब सुनने को मिलती है, आप लोग भी चर्चा करते हैं कि वो चाहे वो इधर रहे चाहे उधर रहे, दोनों स्थिति में लड्डू उन्हीं के हाथ में होगा। जिनके पास जिनका वोट शेयर कम है उस पार्टी के अभी भी उनके 17 सांसद हैं, बीजेपी के बराबर हैं। 16 सांसद और एक वो भी उनके साथ है शायद 16, और एक जो है वो शायद इन्हीं के साथ है, ऐसा कुछ है। तो नहीं, 16 सांसद ही ना। ठीक है, 16 ही मान लेते। ठीक है, 16 उनके सांसद है तो कम तो है। कांग्रेस वाले को आपने मान लिया, महागठबंधन वाले को। तो एक मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि 16 इनके साथ हैं। अभी बीजेपी के साथ लड़े थे, वो जीते थे, 16 हो गए। महागठबंधन के साथ रहेंगे आगे भाई, आप उसको साइंटिफिक टर्म्स है उसी पर तो देखेंगे। महागठबंधन का वोट शेयर तो है ज्यादा, वो जीतेंगे, चाहे इंडिया में रहे चाहे एनडीए में रहे। लड्डू उन्हीं के हाथ में रहना है, जीतेंगे वही। ठीक है, लड्डू उन्हीं के हाथ में रहना है। हम संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, आप ये बताइए कि देखिए 2014 का चुनाव जब नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले लड़ रहे थे लोकसभा चुनाव, और सबसे खराब परफॉर्म किया था, सिर्फ 2 सीटें जीती थी उन्होंने, एक अपने घर की सीट नालंदा और दूसरा पूर्णिया की सीट, लेकिन तब भी 16% मत नीतीश कुमार को प्राप्त हुए। आज यदि हम मान लें कि नीतीश कुमार का वोट बैंक गिरा है, नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी हो गई है, ऐसे में भी नीतीश कुमार के पास कितना प्रतिशत वोट बैंक बचा रहा होगा कि वे किंग मेकर रहेंगे ही। और दूसरी बात, डॉक्टर श्री राम कृष्णा ने कहा सवाल एक ही है, मोदी या मोदी का विरोध। सवाल इसका नहीं है कि नीतीश कुमार या लालू यादव। आपकी क्या टिप्पणी है और क्या सोच है? ठीक है, मोदी केंद्र में है, मोदी के मुकाबले कौन, ये सवाल है। लेकिन जब बिहार की बात होगी तो बिहार में तो मोदी के मुकाबले में या तो नीतीश कुमार होंगे या लालू प्रसाद होंगे। कांग्रेस तो यहाँ कहीं है नहीं। तो मोदी के मुकाबले तो नीतीश कुमार या लालू प्रसाद होंगे अगर ये गठबंधन में रहेंगे तो। और अगर ये मोदी के साथ चले जाएंगे तो फिर ठीक है, वो एक अलग तस्वीर होगी, एक अलग गठबंधन का स्वरूप होगा। एक दूसरी बात, ठीक है, आज के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसमें एक हिंदुत्व को और धार मिली, मतलब जो उसका शार्पनेस था वो और तेज हुआ। लोक कल्याणकारी नीतियों की बात करती है कि भाई भाजपा की हम 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं और हमने कौन कौन से वेलफेयर स्कीम हम चलाए, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इसी को लेकर के तो नीतीश कुमार जी हमेशा, जब भी गठबंधन की बैठक हुई उसमें इन्होंने कहा कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो आप तय कर लीजिए, कोई मुद्दे की बात तो कर लीजिए। 19 में कितना वोट आया था? 38% वोट आया था बीजेपी को। अगर 62% लोग तो मोदी जी को वोट नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था, तो 62% लोग तो कहीं है। मान लिया जाए कि अगर वो धार उन्होंने दी, थोड़ा और लोगों से कनेक्ट हुए, गांव की गलियों से लेकर के और शहर के चकाचौंध में मोदी ही मोदी है, तो क्या ये सारे लोग पोलराइज हो गए? इस चीज को भी समझते हैं, क्या सारी मुद्दे सारे धार खत्म हो गए? अब रह गई बात, आपको याद होगा 2004 में जब फील गुड का नारा दिया जा रहा था, विपक्ष बिखरा हुआ, साइनिंग इंडिया, विपक्ष बिखरा हुआ था और वाजपेयी जी की लोकप्रिय सरकार थी। जनता का मिजाज आप देखिए और क्या हुआ परिणाम। तो ठीक है, सब कुछ के बाद भी
हम नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति 5 पर सिमट जाएगा, कोई व्यक्ति 35 सीटें ले आएगा, कोई 2 ले आएगा। अभी कुछ भी कहना प्रीमैच्योर होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ईबीसी बिहार का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसमें 36% ईबीसी है। और ईबीसी कहीं ना कहीं से जब ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, जब उन लोगों से मेरी बातें होती है तो वो लोग कहता है कि हमारी ताकत के कारण रहे हैं नीतीश कुमार। हमें उन्होंने पंचायत में, नगर निकाय में, नौकरी में, हर जगह हमको ताकत दी है। इस बात को लेकर के कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर भी कि जो दबंग लोग अगर हमें प्रताड़ित करते थे, सताते थे, उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मेरे साथ खड़े रहे या उनकी सरकार खड़ी रही। तो ये 36% सब लोग राममय हो गए। ठीक है, आस्था अलग चीज है। आस्था के साथ हम किसी के साथ खड़े हैं वो अलग बात है, लेकिन जब मत देने की बात होती है तो लोकतंत्र की परिपक्वता में फिर निर्णय अपने तरीके से लेने लगते हैं लोग। वो अपनी बात, अपने परिवार की बात, अपने परिवार के विकास की बात, सरकार की बात, वो वहां पर हर तरह की चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो एलिट क्लास है बस वही जो बात करते हैं, उनका भी एक अपना होता है परसेप्शन, और उस परसेप्शन के आधार पर चीजों को तय करते हैं। अभी भीम संसद हुआ पटना में, उसमें तो कोई नहीं थे, नीतीश कुमार की ही पार्टी थी। अभी 24 को कर्पूरी जी का जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं, उसमें भी ये है। मैं कह रहा हूं कि पूरी नाराजगी है शराबबंदी में, जो जिनके परिवार के लोग जेल में हैं, शराबबंदी को लेकर के कहीं ना कहीं है। तो बहुत सारे बिहार में भी इन्होंने जो वेलफेयर का स्कीम चलाया, इसको लेकर के दबी जुबान से ही ये बात चर्चा होती है कि बदला है अगर बिहार को, उसमें नीतीश कुमार का योगदान है। वो 7 निश्चय पार्ट 1 हो या 7 निश्चय पार्ट 2, चलिए 7 निश्चय पार्ट 1 हो या 7 निश्चय पार्ट 2 हो, बिल्कुल सही करें आप। हम डॉक्टर कुमार रामकृष्णा जी के पास चलते हैं। आपने एक महत्वपूर्ण बात कह दिया कि 32% से ही देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, 68% ने तो खिलाफ में मत किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नीतीश कुमार चाहते थे कह लीजिए कि 1 to 1 फाइट का यदि फैसला हो जाता तो आज भी देश की लड़ाई कठिन हो जाएगी। डॉक्टर साहब इस पर भी आपसे टिप्पणी लेंगे। और दूसरी बात बिहार के संदर्भ में, आपको याद होगा 1991 जब 1990 में 23 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था, राम रथ को रुका गया था और मंडल बनाम कमंडल, तब बिहार में 54 लोकसभा सीटें थी। तब भी बिहार में कमंडल हारा था, मंडल जीता था। आप 1996 का लोकसभा चुनाव भी याद कीजिए, तब भी अखंड बिहार था। 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहा जा चुका था और देश में कमंडल की लहर दिख रही थी, लेकिन बिहार में मंडल ही जीता था, कमंडल हारा था। तो क्या आपको लगता है कि नहीं 1991, 1996 या फिर 2004 की तरफ जहां ले गए डॉक्टर संजय कुमार, कि 2024 का जो संदेश होगा वो अलग होगा, क्योंकि अब भगवान राम भी हैं और नरेंद्र मोदी भी हैं? डॉक्टर साहब देखिए, 91 और 96 में नरेंद्र मोदी नहीं थे, एक सबसे बड़ा अंतर है। और जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपका एक ही सवाल में लाल कृष्ण आडवाणी थे। मैं आपको जवाब दे रहा हूं जी। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी का 1971 से लेकर के 1974 तक का दौर, जब इंदिरा गांधी बैंक को नेशनलाइज कराई, बांग्लादेश पाकिस्तान को 2 टुकड़ा में बांट दी, अगर आपको याद हो, पोखरण विस्फोट करवाई और एक छोटी सी गलती इमरजेंसी के कारण सत्ता से बाहर हो गई। आप याद कीजिए 71-74 जब बोला गया था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, ठीक है, क्योंकि एक हम लोग अंग्रेजी में बोलते भी हैं कि पब्लिक डिमेंशिया इज ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ पॉलिटिशियंस, मतलब लोगों की जो भूलने की आदत है ये पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा दोस्त है। तो 91, 96, 98 सब अब आप ये सब चीज भूल जाइए। जब इंदिरा गांधी को लोग 75 में भुला सकता है, 77 इलेक्शन बुरी तरीके से हार सकती है, तो आज के तारीख में भी कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आप बोल रहे कि मंडल कमंडल, तो उस समय देखिए कि उस समय विपक्षी बिखर गया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहीं चले गए, लालू यादव कहीं चले गए, मुलायम सिंह यादव कहीं चले गए, तो बहुत सारा एक फर्क हुआ था कि जो जनता पार्टी बनी थी वो जनता पार्टी पूरी की पूरी बिखर गई, इसलिए ये सारा उस समय हुआ था। लेकिन आज के उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था।
अब आज के तारीख में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फेल हो गया, सोशल मीडिया फास्ट चल रहा है। जब तक आप किसी टीवी चैनल पे कोई न्यूज देखें उससे पहले सेकंड में ही सोशल मीडिया पे सब चीज वायरल हो जा रहा है। तब वो दौर खत्म हो गया, अब बिल्कुल नया दौर है। अब गांव गांव तक कोई भी न्यूज सेकंड में पहुंच जा रहा है, पुराने जमाने में सब चीज नहीं पहुंचता था। तो इसीलिए आज के तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर अगर छोटी से छोटी भी गलती कर जाए तो उसे निकलना या बचना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पुराने टाइम से आप नए टाइम का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मंडल और कमंडल का बोले तो कि आज लालू यादव ये बोलते हैं कि भाई जो वहां पे जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ गलत हुआ है, बोल सकते हैं? वो नहीं बोल सकते। आज लालू यादव बोले कि नरेंद्र मोदी कॉमनल है, प्राइम मिनिस्टर होकर क्यों गया यजमान बन करके, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वक्त का फर्क है, दौर का फर्क है। हर चीजें समय के हिसाब से बदलते रहती हैं। तो आज का वक्त पहले के वक्त से बिल्कुल बदल गया हुआ है। तो हम इसलिए आपसे बोले कि जब जो 24 का जो इलेक्शन होगा, ठीक है, अभी आप हम और बैठ करके आप एनालाइज करते रहिए। हम ये नहीं बोले कि बिहार प्रो मोदी है, बिहार एंटी मोदी है, बिहार प्रो लालू है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगला जो इलेक्शन होगा तो अगर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में कोई खड़ा जो पर्सनालिटी नजर आएगा तो लालू यादव और तेजस्वी यादव भी नजर आएंगे। वहां पे बिहार की जो लोकसभा के इलेक्शन का लड़ाई होगा वो नीतीश बनाम मोदी नहीं होने जा रहा है, नीतीश बनाम लालू यादव भी होने जा रहा है। चाहे जो पार्टी जीते, जो पार्टी हारे, हम ये इसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहे। लालू यादव, मोदी बनाम लालू यादव होगा, नीतीश कुमार नहीं होने जा रहा है। चलिए हम फाइनल रिमार्क्स की ओर बढ़ते हैं। चंदन जी, डॉक्टर रामकृष्णा कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हैं और उनसे भिड़ना भगवान राम भी है। क्या मानते हैं? नरेंद्र मोदी बिल्कुल आप पराजय हो गए हैं, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। आप योगेंद्र यादव की बात कर रहे थे, योगेंद्र यादव तो कोई गणित बता रहे हैं। तो लेकिन वह भी उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से 1971 से 1974 में इंदिरा गांधी ने क्या किया और चुनाव हार गई, एक मामूली सी भूल के कारण। तो नरेंद्र मोदी क्या आज की तारीख में आप पराजय हैं, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है? चंदन जी। नहीं, भारत इतना बड़ा देश है, वहाँ वहाँ पे सिर्फ जनता ही अपराजय है और कोई अपराजय नहीं है, जनता के सिवा कोई। और मैं आप चूंकि ये फाइनल राउंड है तो मैं कंक्लूडिंग बस यही बोलता हूँ कि देखिए, बिहार में जो वो कहावत है ना शुरू से कि जब तक समोसा में आलू है बिहार में लालू है, रहेगा आलू में समोसा में आलू तब तक बिहार। तो यही है बिहार, और इसके अलावा कुछ दे जो कुछ इधर उधर की बात कर रहा है, मंदिर फंदिर कहीं कुछ नहीं बोला। बिहार में मुद्दा लालू ही है, जब तक वो जीवित है लालू ही मुद्दा रहेंगे। क्योंकि आप देखिए, बीजेपी को भी वोट अगर देंगे तो बीजेपी भी इसी पे वोट मांगती है, वो याद दिलाती है कि भाई आपको उस समय का राज। बीजेपी के पास और कुछ नहीं है, बीजेपी के पास सिर्फ यही है कि भाई अगर आप देंगे तो आप देखिए वो वाला राज। लालू तो बिहार बिल्कुल साफ साफ दो भागों में बटा हुआ है, प्रो लालू और एंटी लालू। लालू को सपोर्ट में जो है गरीब दलित पिछड़े जो उनका वोट बैंक अपना है वो है, और लालू के विरोध में जो है वो आपको पता ही है। तो सीधा सीधा यही कि जब ठीक है, आपने कह दिया जब तक समोसे में आलू तब तक लालू है। देखिए 1 मिनट में हम समझ लेते हैं संजय जी से। जी संजय जी, जब तक समोसे में आलू तब तक लालू, तो क्या वह नारा खत्म हो जाएगा 2024 में चुनाव में? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, फाइनल। देखिए, अभी तो जो स्थिति है उसमें ध्रुवीकरण जो है वो दिख रहा है कि आपने ठीक सवाल उठाया कि क्या देश, क्या बिहार राम के नाम पर पोलराइज होगा, मतलब हिंदुत्व की धार इतनी तेज हो जाएगी कि बाकी लोग किनारे कर दिए जाएंगे, या जो आप मंडल की बात कर रहे हैं कि लालू प्रसाद दलितों के, पिछड़ों के, मतलब सामाजिक न्याय के एक बड़े नायक के तौर पर बिहार में लंबे कालखंड तक रहे हैं, इनके साथ जो लोग इंटैक्ट हैं क्या इनके साथ ही खड़े रह जाएंगे या ये फ्रैक्चर्ड होकर के हिंदुत्व की तरफ बढ़ जाएंगे? मुझे जो लगता है कि थोड़ा सा और नजदीक आने दीजिए, चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, लालू एक बुरी है बिहार में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और नरेंद्र मोदी की धार तो बढ़ते जा रही है, इस सत्य से, इस सच्चाई से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, तो आज देखिए बिहार की बात में हम लोगों ने प्रशांत किशोर के दावे को परखा और समझा क्या हकीकत है, लोगों के अपने अपने मत हैं। तो बिहार की बात में हम बिहार की चर्चाएं करते रहेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों को हम शुक्रिया करते हैं और अपने दर्शकों से चाहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।